हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी। ये हमारी पॉलिटी सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। फंडामेंटल राइट्स इससे पहले आया था, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो इंग्लिश में होगा बेसिकली, लेकिन हर जगह हिंदी में ब्रैकेट में लिखा गया है, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण। शोषण के विरुद्ध जो हमारा अधिकार है वो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में दिया गया है। आर्टिकल 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी मानव का जो ट्रैफिक है, इसका क्या मतलब है? जैसे मानव का व्यापार यानी कि जो जिस्मों का व्यापार होता है वो, और फोर्स्ड लेबर बेगारी, ये दोनों ही प्रतिषिद्ध हैं। ठीक है। अब आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री हजार्डस एक्टिविटीज़। बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता फैक्ट्रीज़ में, माइंस में, या फिर ऐसी कोई भी ख़तरनाक कामों में उनको कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है। ठीक है। आगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 आर्टिकल तक है। इसमें आर्टिकल 25 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। कंसाइंस मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता, प्रोफेशन मानना, हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं, प्रैक्टिस उसमें जो भी धर्म के नियम पालन उसका आचरण कर सकते हैं, और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। ठीक है। ये है आज़ादी दी गई है, ये स्वतंत्रता दी गई है 25 से 28 आर्टिकल में, अनुच्छेद में। आर्टिकल 26 मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसका क्या मतलब है? हमें स्वतंत्रता है कि हम कोई भी धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, यानी कि किसी भी धर्म के बढ़ावे के लिए अगर कोई कर लिया जा रहा है तो वहाँ पे हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं होगी कि हमें कर देना ज़रूरी है। ठीक है। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। हमें आज़ादी है किसी भी धार्मिक शिक्षा, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई धार्मिक शिक्षा दे रहा है उसमें हमारा अटेंडेंस होना, हमारी उपस्थिति होना बाध्य नहीं रखी जाएगी। ठीक है। किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, शैक्षिक संस्थानों में अगर कोई धार्मिक शिक्षा दे रहा है तो वहाँ पे हमारी उपस्थिति रहना ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता। इसमें कीवर्ड्स याद रखना आपको फ्रेंड्स। आर्टिकल 25 में प्रैक्टिस, खाली ये वर्ड प्रैक्टिस याद रखने से आपको याद आ जाएगा कि आर्टिकल 25 में प्रैक्टिस यानी कि आचरण रखना, किसी भी धर्म को मानना और प्रचार करना, ये दिए गए। 26 में मैनेज करने की बात हुई है। मैनेज क्या करना है? धार्मिक मामलों को, जैसे हम लोग कहीं पे भी अपने धर्म के प्रचार के लिए कोई भी प्रबंधन कर सकते हैं, वहाँ पे हम कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो इसकी आज़ादी है हमें। टैक्सेशन, कोई भी हमें प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप किसी भी धर्म के लिए प्रमोशन के लिए टैक्स दीजिए। 28वें में क्या दिया है? अटेंडिंग इंस्ट्रक्शंस, जो कि मैंने आपको ये बताया कि किसी भी शैक्षिक स्थान में धार्मिक शिक्षा देने के लिए कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता। आगे देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में दिया गया है। आर्टिकल 29 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। अल्पसंख्यकों की जो भाषा है, लिपि तथा संस्कृति, तीनों को बचाने का अधिकार देता है। ठीक है। माइनॉरिटीज़ की भाषा, स्क्रिप्ट और कल्चर। देखिए, भाषा, स्क्रिप्ट और कल्चर ये 3 बिंदु ही तय करते हैं कि अल्पसंख्यक में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहे हैं। जो भी वर्ग अल्पसंख्यक में आ रहे हैं उनकी भाषा का, स्क्रिप्ट का और संस्कृति का प्रोटेक्शन संविधान करेगा आर्टिकल 29 के थ्रू। आर्टिकल 30 में क्या दिया गया? राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस।
अल्पसंख्यक वर्ग को ये राइट दिया गया है, ये अधिकार दिया गया है कि वो शैक्षिक संस्थान की स्थापना कर सकें और उनका प्रशासन भी कर सकें। जैसे कि आपने एग्जाम्पल सुना होगा मदरसा, ये मुस्लिम स्थापना भी करते हैं और उसका प्रशासन भी करते हैं। तो ये आर्टिकल 30 के तहत है। आगे देखते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार की बात यहाँ पे की गई है। आर्टिकल 32 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट 5 तरीके की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, इन रिट को वो तब जारी करता है जब हमारे अधिकारों का, मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, उसको रोकने के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैसे रोका जाता है। ये 5 तरीके के रिट जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला है हैबियस कॉर्पस, हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैंडमस यानी कि परमादेश, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, सर्शियरी उत्प्रेषण, क्वो वारंटो अधिकार परीक्षा। ये पांचों याद करना इम्पॉर्टेंट है। इनके हिंदी नाम भी याद रखिएगा, हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। इन हिंदी नामों से क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, मैंडमस परमादेश, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, सर्शियरी एंड क्वो वारंटो। अब एक एक करके इनको थोड़ा इनके बारे में जान लिया जाए, ज़्यादा डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं है। आप खाली ये हिंदी वाला याद रखेंगे नाम तो याद हो जाएगा कि हाँ इसके अंदर क्या दिया गया था। हैबियस कॉर्पस, इसका इंग्लिश वर्ड का मतलब होता है हैव द बॉडी। हैबियस कॉर्पस का मतलब है हैव द बॉडी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। जिस भी पर्सन को बंदी बनाया गया उसको प्रत्यक्ष रूप से सामने लाना। टू प्रोड्यूस द डिटेन्ड पर्सन विद इन 24 आवर्स। आपने पढ़ा था कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी होता है। यदि किसी को बंदी बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ये रिट जारी कर देती है हैबियस कॉर्पस, तो उस पर्सन को 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के सामने लाना आवश्यक है। मैंडमस यानी कि वी कमांड, इसका मतलब परमादेश। पब्लिक ऑफिशियल को ये आदेश दिया जाता है कि वो परफॉर्म करे अपनी ऑफिशियल ड्यूटी। मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप आरटीओ ऑफिस गए और वहाँ पे आपको डीएल बनाना है और जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। कोई हॉलीडे नहीं है और कोई लंच टाइम भी नहीं चल रहा है, लेकिन अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए मैंडमस बनाया गया है कि अगर पब्लिक ऑफिशियल अपना ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो परमादेश दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड यानी प्रतिषेध। ये एक हाई कोर्ट इशू करता है अपने से लोअर कोर्ट के लिए, उसको रोकने के लिए। किस चीज़ से रोकने के लिए? कहीं वो लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से जब बाहर निकलने लगता है, उसके अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ें नहीं हैं उस पर भी अगर वो ऑर्डर पास करने लगे, तो हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को ये आदेश देता है, जिसको प्रतिषेध कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सर्शियरी टू बी सर्टिफाइड, उत्प्रेषण। ये भी हाई कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट को। ठीक है, देखिए ये प्रोहिबिशन और सर्शियरी दोनों हायर कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट को इशू कर रहा है। एक इशू किया जाता है प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध का भी इशू किया जाता है जब लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र को एक्सीड कर रहा है, उससे बाहर जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए। और सर्शियरी कब यूज़ किया जाता है? जब हायर कोर्ट को लोअर कोर्ट को ये आदेश देना हो कि आप ये केस हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, या फिर इस केस में जो भी आपने ऑर्डर दिया था उसको रद्द कर दीजिए, क्योंकि वो आपके अंतर्गत आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। ठीक है, तो ये दोनों फ़र्क है। इसमें बस उसे रोका जा रहा है, प्रोहिबिशन में उसे रोका जा रहा है, और सर्शियरी में अगर उसने आदेश पास कर दिया तो उसके आदेश को रद्द कर दिया जा रहा है या फिर उसे ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर दिया जा रहा है हाई कोर्ट को। ठीक है, आगे देखते हैं क्वो वारंटो। बाय व्हाट अथॉरिटी पर्सन या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स एन एक्ट विदाउट एनी इलीगल राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर किसी सरकारी कार्यालय में गए और वहाँ आपने देखा कि अधिकारी की जगह कोई और ही बैठा हुआ है और वो आप या तो आपका काम नहीं कर रहा है या फिर काम करने के लिए आपको प्रेशराइज़ कर रहा है कि आप उसको किसी तरह से कोई पैसे या कोई लाभ करवाएं, तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रोसीड कर सकते हैं
फिर वो ये रिट इशू करेंगे को वारंटो, जिसमें पूछा जाएगा कि आप किस अथॉरिटी से यहाँ पे बैठे हुए हैं। या फिर जब कोई जाली डॉक्यूमेंट्स भी अपने लगा देता है नौकरी पाने के लिए, तो उसके ऊपर भी जब इंक्वायरी बैठाई जाती है तो उसमें भी को वारंटो का ही रिट इशू होता है, जिससे पता चल सके कि वो किस अथॉरिटी से वो पर्सन उस कार्यालय में बैठा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स गेट सस्पेंडेड। राष्ट्रीय आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर दिया जाता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता। आर्टिकल 20 में क्या था, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और आर्टिकल 21 में क्या था, लाइफ एंड लिबर्टी की बात की गई थी। इन दोनों आर्टिकल को छोड़ के सारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के निलंबित कर दिए जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समय। केशवानंद भारती केस, इस केस में क्या क्या हो गया था, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, उनका संशोधन किया जा सकता है, एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। मूलभूत ढांचे को अमेंड नहीं किया जा सकता। ये मूलभूत ढांचे कहाँ दिए गए, कैसे पता चलेगा कि मूलभूत ढांचे का पार्ट है कि नहीं, तो प्रस्तावना में जो भी प्रोविज़न दिए हैं अगर वो अमेंड करने की ज़रूरत पड़ जा रही है तो पता चल जाएगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और फिर ऐसे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता जिससे कि बेसिक स्ट्रक्चर ही हमारे संविधान का बदल जाए, हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा ही अगर बदलने लग जाए तो वैसे संशोधन नहीं किया जा सकते। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, यानी कि अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे हर्ट हुए तो फिर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट के लिए बस इतना ही आपको देखना है। इससे रिलेटेड जो भी मैं MCQs लाऊंगा उसमें आपको दिखेगा कि इतना कंटेंट उन MCQs को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है, वही आपके लिए ज़रूरी है। ओके, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।